हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। फटाफट से आ जाइए और आप सभी दोस्तों का आपके अपने टीचर सेकंड पे प्लेटफॉर्म पे फिर से एक बार स्वागत करता हूं। बट जल्दी से फटाफट आइए और हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट और बीपीएससी टीआरई 4.0 टीजीटी साइंस। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 साइंस की, तो इसमें साइंस में फिजिक्स का पोर्शन तो मैं देखता हूं। तो आज मैं आपको 5 प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। आज नहीं, मतलब लगातार 5 दिन तक हमारी प्रैक्टिस सेट आएगी। और आप देखिए क्वेश्चंस के लेवल कैसे होंगे। और क्योंकि लगातार 3 बार तक टीआरई 3.0 तक, हर बार टीआरई चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, हर बार एक नया लेवल देखने को मिला है। टीआरई 1 में एक अच्छा लेवल था, मतलब ज़्यादा टफ नहीं था, मॉडरेट लेवल था। टीआरई 2 में थोड़ा अच्छा लेवल आया, टीआरई 3 में थोड़ा सा अच्छा लेवल, टीआरई 4 में और इससे अच्छा लेवल आपको देखने को मिल सकता है। तो आपको तैयारी भी इसी हिसाब से करनी है कि थोड़ा सा एक कदम बढ़कर आपको तैयारी करनी पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इंपॉर्टेंट सेशन, प्रैक्टिस सेशन। और यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 1 होगा। तो फटाफट से आ जाइए, अभी तक आप लोग आए नहीं। चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए जी, नाउ कोर्स ऑफ द डे असिस्टेंट प्रोफेसर जीएस। आज का कोर्स ऑफ द डे है असिस्टेंट प्रोफेसर जीएस। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये आपको मात्र 499 रुपए में मिल सकता है। अधिक जानकारी के लिए आप संस्था के नंबर पे कॉल कर सकते हैं, 9628959237। आपको ज्यादा जानकारी इसी पे ही मिल जाएगी कॉल करके। ठीक है जी, चलिए पेन और कॉपी निकालिए, क्योंकि जहां तक मुझको लगता है थोड़े बहुत क्वेश्चंस इसमें न्यूमेरिकल्स वाले भी होंगे। बाकी तो क्वेश्चंस थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा हैं। और आप फटाफट से मार्क करना स्टार्ट कर दीजिए। मुझे लगता है शायद 30 से 35 क्वेश्चंस होंगे। तो आप ये चेक करिए कि आप 30 में से 35 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं, कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए हैं। चलिए, तो देखिए लक्ष्य फाउंडेशन बैच 2025 हमारा स्टार्ट हो गया है। और ग्रेजुएशन के बाद के सारे लक्ष्य अगर आपके हैं, चाहे एस्टेड हो, एनवीएस हो, केवीएस हो, जीआईसी, असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, ईएमआरएस, यूकेएलटी, बहुत ढेर सारे हैं, आप देख सकते हैं। यूपी टीजीटी के लिए भी बेनिफिशियरी है ये क्लासर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यूपी टीजीटी हो, टीजीटी साइंस, अब टीजीटी साइंस चाहे सेंट्रल का हो चाहे स्टेट का हो, वो सबके लिए बेनिफिशियरी होगा, सबके लिए बेनिफिशियरी होगा। ठीक है जी, चलिए तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके सामने, और देखिए, व्हाट डू डॉल्फिन्स, बैट्स एंड प्रोपोइसेस सेंड आउट। डॉल्फिन, बैट और प्रोपोइसेस प्रोपोइसेस क्या सेंड करते हैं? अल्ट्रासाउंड, इंफ्रासाउंड, बोथ ए एंड बी, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। बताइए। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। आपको इसका आंसर भी बताना है और ये भी बताना है ऑन विच प्रिंसिपल। आपको क्या बताना है, ये मैं पूछ रहा हूं, ऑन विच प्रिंसिपल। ऑन विच प्रिंसिपल, किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है? हम्म, क्या भैया आज क्या हो गया? किस प्रिंसिपल पे, किस सिद्धांत पर ये बेस्ड होता है? बताइए खूब तेजी से। गुड इवनिंग एवरीवन, प्रीति गंगवार जी गुड इवनिंग, वैभव वैभव यादव जी। ये यूपी टीजीटी मैं बता रहा हूँ ना, टीजीटी साइंस, ये टीजीटी साइंस वालों के लिए है। आप टीजीटी साइंस, आप सेंट्रल की तैयारी कर रहे हो चाहे स्टेट की तैयारी कर रहे हो, सबके लिए महत्वपूर्ण है। बताइए, व्हाट डू डॉल्फिन, बैट्स एंड प्रोपोइसेस सेंड आउट? अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड, इंफ्रासाउंड, ऑप्शन को, अच्छा हिंदी में बताइए ऑप्शन को। चलिए, अल्ट्रासाउंड को प्राशर तरंगे बोलते हैं क्या? प्राशर तरंगे बोलते हैं क्या? शायद, मुझे इतना ध्यान नहीं है। प्राश्रव्य, प्राश्रव्य, प्राश्रव्य तरंगे। देखिए स्पेलिंग कुछ गलत हो सकती है, उसके लिए माफ करिएगा। ये होती है शायद प्राश्रव तरंगे, अपश्रव तरंगे होती हैं क्या? अपश्रव तरंगे। देखिए मुझे बहुत ध्यान नहीं है, मुझे शायद इतना याद है कि प्राश्रव तरंगे नहीं बोलते हैं या अपश्रव तरंगे बोलते हैं अल्ट्रासाउंड को। बट इंग्लिश में देखिए आपके सामने लिखा हुआ है अल्ट्रासाउंड, इंफ्रासाउंड, बोथ ए एंड बी, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव।
चलिए, अभी तक आंसर नहीं किया आप लोगों ने। प्रतीक अंगवार जी, वन का सी आंसर दे रहे। अरे कैसी बात करते हैं आप लोग, मतलब डॉल्फिन, बैट और पोर्पोइसेस अल्ट्रासाउंड भी सेंड करेंगे, इंफ्रासाउंड भी सेंड करेंगे? वाह भाई वाह, ये क्या बात हो गई? गलत 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 गलत। दे सेंड अल्ट्रासाउंड, ये क्या सेंड करते हैं? अल्ट्रासोनिक वेव सेंड करते हैं, याद रखिएगा। अल्ट्रासोनिक वेव साउंड ट्रांसमिट करते हैं, पता है कि नहीं? हम साउंड की फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग इनको 3 क्लास में कैटेगराइज करते हैं: अल्ट्रासोनिक, इंफ्रासोनिक और ऑडिबल साउंड। ऑडिबल साउंड। अल्ट्रासोनिक क्या होता है? मोर देन 20,000, मोर देन 20,000 हर्ट्स, 20,000 हर्ट्स से ज्यादा की ध्वनि सुनने के लिए आपको अल्ट्रासोनिक वेव, मतलब 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा अल्ट्रासोनिक वेव प्रोड्यूस होती है, याद रखिएगा। चलिए, ये ह्यूमन ईयर इसको नहीं सुन सकते हैं। और इंफ्रासोनिक क्या होता है? इंफ्रासोनिक होता है लेस देन 20 हर्ट्ज, लेस देन 20 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से कम इंफ्रासोनिक वेव प्रोड्यूस होती है। तो ऑडिबल साउंड की रेंज क्या होती है? 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की रेंज होती है ऑडिबल साइड। और हमारी आवाज, हमारा कान इसी रेंज की फ्रीक्वेंसी के लिए क्या है? सेंसिटिव है। 20 हर्ट्ज से कम नहीं सुन सकते, 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा नहीं सुन सकते, ठीक है जी। चलिए, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ये आप लोगों ने गलत कैसे कर दिया? इतना इजी क्वेश्चन, ये तो बच्चे बता देंगे। अल्ट्रासाउंड इज द राइट आंसर। इसका मतलब जो डॉल्फिन बैट्स होते हैं ये अल्ट्रासाउंड को प्रोपोगेट सेट आउट करते हैं। ऑन विच प्रिंसिपल? इट बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इकोलेशन। इट बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है ये? इकोलेशन। इकोलेशन के प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है, याद रखिएगा, इकोलेशन। और इकोलेशन का दूसरा नाम क्या है? रिफ्लेक्टेड साउंड, इसे क्या बोलते हैं? और रिफ्लेक्टेड साउंड, रिफ्लेक्टेड साउंड। और इको सुनने के लिए ऑब्जर्वर, श्रोता और ऑब्जेक्ट की बीट की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए? 17.2, याद रखिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज ध्यान रखिएगा ये। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं, कम वाली नहीं सुन सकते, 20 हर्ट से कम नहीं सुन सकते और 20,000 हर्ट से ज्यादा नहीं सुन सकते। हमारी जो कान होते हैं वो सेंसिटिव होते हैं, 20 हर्ट से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच के लिए सेंसिटिव होते हैं। 17.2, याद रखिएगा, 17.2 होता है मिनिमम डिस्टेंस। मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन सोर्स ऑफ साउंड, साउंड का सोर्स, एंड रिफ्लेक्टेड सरफेस, रिफ्लेक्टेड सरफेस के बीच कितना होना चाहिए? 17.2 मीटर का डिफरेंस होना चाहिए फॉर हियरिंग इको, फॉर हियरिंग इको, इको सुनने के लिए, ठीक है जी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिए, ये है। नमस्ते भैया, नमस्ते। चलिए, बहुत बढ़िया। क्या कह रहा है? एक्सेसिव एक्सपोजर ऑफ ह्यूमन टू यूवी रेज, एक्सेसिव एक्सपोजर टू ह्यूमन रेज टू यूवी रेज रिजल्ट इन डैमेज टू इम्यून सिस्टम, डैमेज टू लंग्स, स्किन कैंसर, पेप्टिक अल्सर। अगर एक्सेसिव एक्सपोजर में है, अल्ट्रावायलेट रेज के एक्सेसिव एक्सपोजर में है, तो क्या दिक्कत हो सकती है? ऑप्शन आपके सामने है: डैमेज टू इम्यून सिस्टम, डैमेज टू लंग, स्किन कैंसर, पेप्टिक अल्सर। बताइए। जल्दी करिए फटाफट से, ऑप्शन आपके सामने देखिए दिया हुआ है, 1 2। एक और लगा दिएगा, 3 है, ठीक है ना? 2 3 4, 1 3, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। बताइए। ऑप्शन में प्रॉब्लम है? कहां प्रॉब्लम है ऑप्शन में?
ऑप्शन तो आपके सामने है ना, पहला दूसरा, या तो पहला सही है दूसरा सही है, या दूसरा तीसरा चौथा सही है। बी ऑप्शन क्या है, दूसरा तीसरा चौथा। ऑप्शन सी है पहला और तीसरा। ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द अबव। ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव। पहले का बी आंसर दिया है 2 3 4। अच्छा, गलत। एक्सेसिव एक्सपोजर ऑफ ह्यूमन टू यूवी रेज रिजल्ट इन डैमेज इन इम्यून सिस्टम अपार्ट फ्रॉम दिस स्किन कैंसर। स्किन कैंसर की भी प्रॉब्लम होती है और इम्यून सिस्टम भी डैमेज कर जाता है। सो ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। इसने भी आंसर ऑप्शन सी दिया है, उनका आंसर सही होगा। प्रीति जी का आंसर बिल्कुल ठीक है, 2 का सी, परफेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, ये क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। A block A of mass m1 is released from the top of the smooth inclined plane and it slides down the plane. Another block B of mass m2 is dropped from the same point and falls vertically downward. Which one of the following statement will be true if the friction offered by the air is negligible? अगर हम एयर फ्रिक्शन को नेग्लिजिबल मान लें तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए, both blocks will reach the ground at the same time. Both blocks will reach the ground at the same speed. Speed of both the blocks when they reach the ground will depend on their masses. More than one of the above, none of the above. क्वेश्चन हो समझ में आ गया क्या। दो ब्लॉक हैं, आपको ये दिखाई दे रहा है, दो ब्लॉक हैं, ठीक है। एक ब्लॉक है जिसका मास है m1, ये m1, इसको इंक्लाइंड सरफेस पे दिया गया है। मतलब आपके पास एक इंक्लाइंड सरफेस है, एक ब्लॉक है जिसका मास है m1 और एक ब्लॉक है जिसका मास है m2। ये मास m1, इस मास m1 को ऐसे लुढ़काया गया है, इस सेम समय में इस मास m2 को ऐसे फेंका गया है। ये m1 वाला बॉडी यहाँ पे आएगी, इसकी कुछ स्पीड हो जाएगी, मान लीजिए v, है ना, और ये वाली बॉडी यहाँ पे आ जाएगी, मान लीजिए इसकी स्पीड है कुछ, मान लेते हैं v, कुछ स्पीड मान लेते हैं। अब अगर मान लीजिए एयर फ्रिक्शन इज नेग्लिजिबल, एयर फ्रिक्शन इज नेग्लिजिबल, अगर एयर फ्रिक्शन को नेग्लिजिबल मान लिया जाए, और यहां पे ये भी देखिए कह रहा है स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन, अगर स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन है इसका मतलब फ्रिक्शन क्या होगा, जीरो। फ्रिक्शन को हमने क्या यहाँ पे क्या कंसीडर किया है, फ्रिक्शन को जीरो कंसीडर किया है। तो आपको ये बताना है कि क्या बताना है, बोथ ब्लॉक्स विल रीच द ग्राउंड एट द सेम टाइम, बोथ ब्लॉक्स विल रीच द ग्राउंड एट द सेम स्पीड, या स्पीड ऑफ बोथ द ब्लॉक्स विल व्हेन दे रीच द ग्राउंड विल डिपेंड ऑन देयर मासेस, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। बताइए। अच्छा हिंदी में कराएं, चलिए परेशान मत होइए, मैं हिंदी में बताता हूं। दो ऑब्जेक्ट हैं या दो पिंड हैं, एक पिंड का मास है m1, एक पिंड का मास कितना है m1, उसको एक क्षैतिज, ऐसे सहज नहीं समझिए, इंक्लाइंड सरफेस, समझ में आता है क्या, एक इंक्लाइंड सरफेस पे लुढ़काया जाता है, और इंक्लाइंड सरफेस का घर्षण नहीं है, मतलब वो घर्षणहीन है, घर्षण रहित है वो सरफेस, घर्षण सहित है। और उसी समय एक मास m2 है जिसको हम वर्टिकली छोड़ रहे हैं, ठीक है, और दोनों सेम पोजीशन से, सेम जगह से गिरते हैं। तो बताइए दोनों जब अर्थ के सरफेस में आएंगे, एक ब्लॉक m1 ऐसे जाएगा और ब्लॉक m2 ऐसे नीचे गिरेगा, तो दोनों की क्या समय सेम समय पे पहुंचेंगे, या जब पहुंचेंगे उनकी स्पीड सेम होगी। बताइए, ऑप्शन आपके सामने है, और इससे ज्यादा क्या हिंदी में बता दें। बोथ ब्लॉक विल रीच द ग्राउंड एट द सेम टाइम, क्या दोनों ब्लॉक समान समय में पहुंचेंगे। बोथ ब्लॉक्स विल रीच द ग्राउंड एट द सेम स्पीड, क्या दोनों ब्लॉक समान स्पीड के साथ पहुंचेंगे। स्पीड समझ में आता है ना, स्पीड मतलब चाल। स्पीड ऑफ बोथ द ब्लॉक्स व्हेन दे रीच द ग्राउंड विल डिपेंड ऑन देयर मासेस, मतलब उनकी जो चाल है वो उनके द्रव्यमान पे डिपेंड करती है। बताइए भैया, आप तो हिंदी में बता दिए, आप तो बताइए। अरे ये बहुत आसान क्वेश्चन है। अरे दोनों सेम स्पीड में पहुंचेंगी। दिस ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, बोथ द ब्लॉक विल रीच द ग्राउंड एट द सेम स्पीड। अब बात आती है सर कैसे, है ना, सोच रहे होंगे आप कैसे हो गया। चलिए बताते हैं कैसे हो गया। देखिए मान लीजिए एक ब्लॉक है, इसका मास है m1, ठीक है,
और ये ब्लॉक मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की हाइट मान लेते हैं h, और ये ब्लॉक यहाँ पहुंच गया, कुछ देर के बाद यहाँ पहुंच गया। अगर अब देखिए ब्लॉक को जब हमने छोड़ा तो ब्लॉक लुढ़कता लुढ़कता अपने वेट की वजह से आया, हमने कोई एक्सटर्नल फोर्स तो लगाया नहीं। अब अगर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे, सिस्टम में क्या कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है? सिस्टम में कोई एक्सटर्नल फोर्स है? नो, सिस्टम में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। इसका मतलब एफ एक्सटर्नल यहाँ पे क्या है? जीरो है ही नहीं। इसका मतलब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है ही नहीं। यहाँ पे कौन सा फोर्स है? सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स, जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसे बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, बोलो जी, है कि नहीं? इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हैं। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आप फटाक से लगा दीजिए। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आप फटाक से लगा दीजिए। कैसे लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? इनिशियल पॉइंट आपका ये है और फाइनल पॉइंट आपका ये है, बोलिए है कि नहीं? अब आपको क्या करना है? इनिशियल पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी बराबर फाइनल पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो इस इनिशियल पे इसकी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पे इसकी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। कितना आसान है। जब बॉडी को यहां से छोड़ा गया तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? जरा सोच के बताइए। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है तो मतलब काइनेटिक एनर्जी जीरो है, और यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? m1gh। कितना है? m1gh। बहुत आसान। अब जब बॉडी फिसल के यहाँ पर आ गई तो यहाँ पे इसके पास कुछ ना कुछ स्पीड होगी ना, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 1/2 m1v²। और जब बॉडी यहाँ पर आ गई, अर्थ के सरफेस पे आ गई, तो अर्थ के सरफेस पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई? हम एजम्पशन मान लेते हैं जीरो। कितनी हो गई? जीरो। कितना आसान है, देखो m1 से m1 उड़ गया, 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो v² बराबर हो जाएगा 2gh, तो v बराबर हो गया 2gh। बोलो क्लियर है क्या? इसका मतलब m1 वाली ब्लॉक की स्पीड जब वो अर्थ के सरफेस पहुंच गए तो कितनी स्पीड है? √2gh, √2gh, √2gh। बताइए आसान है क्या? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब देखिए, अब मैं बताऊं आपको। अब एक ब्लॉक थी, अब एक ब्लॉक है m2 मास का, m2 मास का ब्लॉक, उसको मैंने छोड़ा। जब इसको वर्टिकली छोड़ेंगे तो उसको इनिशियल छोड़े तो u बराबर 0, हाइट कितनी है h। जब ये यहाँ पहुंचेगी तो हमें इसकी स्पीड निकालनी है। जो चाहो वो फॉर्मूला लगा दो। कौन सा लगा दें? सेकंड इक्वेशन लगा दो। काइनेमेटिक्स का सेकंड इक्वेशन क्या कहता है? काइनेमेटिक्स का सेकंड इक्वेशन लगाने से अच्छा है थर्ड इक्वेशन लगा दो। v² बराबर u² प्लस 2ah, है ना? v² हमें ये तो फाइंड आउट करना है, बराबर u², इनिशियल फ्रॉम 0 तो ये 0 हो गया। अब भैया हो गया 2, ग्रेविटी कितनी है? g, और ये हो गया h, तो ये v बराबर कितना आ गया? √2gh। बताओ, इसका मतलब ये हो गया, ये बॉडी जब सरफेस पे आएगी तो यहाँ पे इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? √2gh। और इस m1 वाली बॉडी की स्पीड भी 2gh। इसका मतलब बॉडी की जब स्पीड होगी ना, वो उसके मास से इंडिपेंडेंट होगी, उसके मास से इंडिपेंडेंट होगी। समझ में आया क्या? तो ऑप्शन 3, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 का विच ऑप्शन इज करेक्ट? दिस ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ऑप्शन 3 का क्वेश्चन 3 का ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ होप सो कि समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। बताइए फटाफट से, इसको गलत मत करिएगा। द वेवलेंथ रेंज ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम एक्सटेंडेड फ्रॉम वॉयलेट टू रेड। मतलब वेवलेंथ रेंज ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम, एक विजिबल स्पेक्ट्रम की जो वेवलेंथ की रेंज है वो 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर के बीच में एक्सटेंडेड है। ठीक है जी, अच्छी बात है। एक्सप्रेस दिस वेवलेंथ इन फ्रीक्वेंसीज, इस वेवलेंथ को फ्रीक्वेंसी में एक्सप्रेस करना है। बहुत आसान है, बताइए। ऑप्शन आपके सामने है 7.5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज से 4 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज तक, या 5.5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज से 4 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज तक, या 6.5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज से। क्या बेवकूफी है भाई। सिक्स पॉइंट फाइव इंटू 10⁻14 हर्ट्ज से 5.00 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। बताइए कैसे करेंगे? द वेवलेंथ रेंज ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम एक्सटेंडेड फ्रॉम वॉयलेट टू रेड। फोर का गुंजा भट्ट जी का आंसर आ गया, 4 का ए। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए वेवलेंथ, वेवलेंथ किसकी वेवलेंथ है? ये वॉयलेट की वेवलेंथ कितनी है? 400 नैनोमीटर।
अच्छा 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁴ होता है, तो 4 इंटू 10⁻⁻⁴ है और 2 कर दो 10⁻⁷ हो जाएगा। कोई समस्या तो नहीं है, मीटर में लिख देना। अच्छा वेवलेंथ ऑफ रेड कलर कितना है? रेड कलर की वेवलेंथ है 750 नैनोमीटर। 750 नैनोमीटर मतलब 750 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। सिंप्लीफाई करेंगे 7.5 इंटू 10⁻⁻9 मीटर आ जाएगा, सॉरी -7 मीटर आ जाएगा। तो ये तो आपको निकल गई वेवलेंथ। अब आपको अगर फॉर्मूला नहीं पता है तो आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए? फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ द लाइट इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एफ। फॉर्मूला होता है ये, कुछ याद है क्या? तो बस अब कुछ नहीं करना है, लैम्डा बराबर क्या होता है? सी बाय एफ होता है। अब इसको आप वॉयलेट कलर के लिए, वॉयलेट कलर के लिए बिल्कुल अलग करो, रेड कलर के लिए अलग कर लो। ठीक है, चलो देखो कैसे करेंगे। लैम्डा फॉर वॉयलेट बराबर हो जाएगा सी अपॉन फ्रीक्वेंसी फॉर वॉयलेट। इसी तरह से लैम्डा ऑफ रेड इज इक्वल टू सी अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ रेड। अब क्योंकि हमें फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में निकालना है तो फ्रीक्वेंसी ऑफ वी अपॉन सी अपॉन लैम्डा वी कर दो, और हमें इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी लेना है तो एफ आर इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा आर कर दो। बस इतना ही तो करना है। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितनी होती है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लैम्डा वी आपके सामने कितना है? 4 10⁻⁷। तो 4 इंटू 10⁻⁷ है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? समझ में आ गया? 10⁻⁷ ऊपर चला कितना हो जाएगा? 15। 10⁻15 तो 3/4 इंटू 10⁻15। बताइए। अच्छा इसको करिए, स्पीड ऑफ लाइट कितनी है? 10⁸ अच्छा लैम्डा फॉर आर मतलब रेड कलर की लाइट के लिए वेवलेंथ कितनी है? 7.5 है। 7.5 लिख लीजिए। 7.5 इंटू 10⁻⁻7, ये कितना हो जाएगा? 3/7.5 इंटू 10⁻15। अब बस आपको सिंप्लीफाई करना है, आपको सिर्फ क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? इसमें से एक 10 उधार ले लीजिए तो हो जाएगा 30/4, और 30/4 मतलब होता है 7.5। कितना होता है? 7.5 इंटू 10⁻14 हर्ट्स। आप क्या निकाल रहे हैं? आप निकाल रहे फ्रीक्वेंसी ना, तो ये कितनी हो जाएगी? हर्ट्स में फ्रीक्वेंसी हो जाएगी वॉयलेट कलर के लिए। किस कलर के लिए? वॉयलेट कलर के लिए। इसी तरह से ये कैसे करेंगे भाई? ये बताइए कैसे करेंगे? एक उधार ले लो, 30 हो गया। 7.5 का डबल करो 15, फिर डबल करो 30, तो कितना हो जाएगा? 4 इंटू 10⁻14 हर्ट्स। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी का रेंज क्या है? 7.5 से लेकर 414 हर्ट्स के बीच में है। 7.5 से 10⁻414 हर्ट्स के बीच में है। ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। इसका मतलब किसका आंसर सही था? गुंजा भट्ट का आंसर भी सही है, प्रीति का भी आंसर सही है, और अवनीश शाकिर जी का भी आंसर एकदम परफेक्ट निकला है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो होप सो कि आपको कैसे निकालना है समझ में आ गया। हालांकि ये तो आपने याद भी किया होगा, इसकी वैल्यूज आपकी रटी भी होगी। चलिए बेहतर, आइए इस क्वेश्चन को करके देखते हैं। बताइए कैसे करना है। If 1 microampere current is flowing across a wire having potential difference 2 वोल्ट, अगर 1 माइक्रो एम्पियर की करंट किसी तार में बह रही है जिसका विभवांतर 2 वोल्ट है, देन द हीट जनरेटेड इन 2 मिनट, देन 2 मिनट में कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी? उस तार में 2 मिनट के लिए कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी? कंसिडरिंग द सर्किट टू बी प्योर रेसिस्टिव। मान लीजिए सर्किट आपकी क्या है? प्योर रेसिस्टिव सर्किट है। आपको हीट निकालना है, कितने समय के लिए निकालना है? 2 सेकंड के लिए हीट निकालना है। तो जूल्स हीटिंग इफेक्ट, जूल्स हीटिंग इफेक्ट, होप सो कि आपको जूल्स हीटिंग इफेक्ट अच्छी तरह से आता होगा। H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, फॉर्मूला बहुत मशहूर फॉर्मूला है। लेकिन हमें रेजिस्टेंस तो पता नहीं है, कोई बात नहीं, हमें रेजिस्टेंस बराबर तो पता है ना। हमें पता है V बराबर होता है आई आर, तो क्या R बराबर हम V अपॉन आई नहीं कर सकते? R की जगह भी उठा दो V अपॉन आई, तो जब R बराबर V अपॉन आई करोगे तो आई आई कैंसिल हो जाएगा, तो आपको हो जाएगा वी आई टी। क्या आ जाएगा? वी आई टी। बताइए अपने आप जिस फॉर्मूले को चाहेंगे वो फॉर्मूला हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। करंट कितनी है? यहाँ पे करंट है 1 माइक्रो एम्पियर मतलब 10⁻⁻6, और कितने समय के लिए? 2 मिनट के लिए। तो मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 120 सेकंड। आप इसको सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे क्या? सिंप्लीफाई करिए तो हो जाएगा 24 इंटू 10⁻⁻5 और 2.4 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा? -4। 2.4 इंटू 10⁻⁻4 जूल,
ये हो गया जूल। तो कितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है, कितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है, हीट प्रोड्यूस हो रही है 2.4 इंटू 10⁻⁻⁴ जूल। कितना आंसर आया आप लोगों का? अभी तक किसी का आंसर नहीं आया, ये एक समस्या है। तो 2.4 इंटू 10⁻⁻⁴ जूल हीट कैसे प्रोड्यूस होगी, समझ में आ गया? तो आप जो चाहे वो लगाएं फॉर्मूला, H इज इक्वल्स टू वी आई टी, एच बराबर आई स्क्वायर आर टी, एच बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर टाइम्स ऑफ टी, कुछ भी लगा दीजिए। बताइए इजी है क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ऑल ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस बायोंसी, हर एक ऑब्जेक्ट उत्प्लवन बल महसूस करता है व्हेन दे आर इमर्स्ड इन फ्लूइड। बायोंसी इज एक, जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी द्रव्य में डाला जाता है, किसी भी द्रव्य में डाला जाता है, तो वो एक उत्प्लवक बल महसूस करता है। इस उत्प्लवक बल की दिशा होगी अ डाउनवर्ड फोर्स, मतलब नीचे की तरफ, अ डाउनवर्ड प्रेशर मतलब नीचे की तरफ प्रेशर, एन अपवर्ड फोर्स मतलब ऊपर की तरफ एक बल, या मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। बताइए जी बायोन फोर्स क्या होता है? बायोन फोर्स, बायोन फोर्स इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। जब किसी ऑब्जेक्ट को किसी फ्लूइड में डाला जाता है तो बायोन फोर्स उस ऑब्जेक्ट पे कौन लगाता है? फ्लूइड लगाता है किसी ऑब्जेक्ट पे। जैसे कि मान लीजिए कि एक द्रव्य में आपने एक ऑब्जेक्ट को इमर्ज किया, आपने इस ऑब्जेक्ट को इमर्ज किया। जब आप इमर्ज करेंगे तो ये लिक्विड इस ऑब्जेक्ट पे ऊपर की तरफ क्या लगाएगा? बायंड फोर्स लगाता है। क्या लगाता है? बायंड फोर्स लगाता है। और इस बायंड फोर्स की डायरेक्शन कहां होती है? अपवर्ड डायरेक्शन में। और कहां से पास करती है? इस ऑब्जेक्ट के सेंट्रॉइड से पास करती है, याद रखिएगा। बायंड फोर्स एक्ट upward and passing through centroid of the object, centroid of the ऑब्जेक्ट के सेंट्रॉइड से पास करते हुए ऊपर की तरफ बायोंड फोर्स लगता है। ठीक है जी। चलिए देखिए कितना आसान है। एन अपवर्ड फोर्स, दिस ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। होप सो कि आपको समझ में तो आ ही गया होगा। और इस बायंड फोर्स की वजह से ही किसी भी पदार्थ या किसी भी पिंड का वेट मतलब उसका भार किसी द्रव्य में अलग होता है। द्रव्य में क्या होता है? अलग। इसे हमको क्या बोलते हैं? इसे हम क्या बोलते हैं? किस नाम से जानते हैं? बताइए। आभासी भार के नाम से जानते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? आभासी भार के नाम से जानते हैं। जैसे मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट को जब आप पानी में डुबोएंगे तो इसके भार को हम क्या बोलते हैं? आभासी भार बोलते हैं। और जब इस ऑब्जेक्ट को बाहर निकाल देंगे तो इसका भार कुछ और हो जाएगा। तो जो भार में अंतर आता है ना, वो किसके वजह से आता है? बायोंड फोर्स की वजह से ही आता है, याद रखिएगा। इसी को बोलते हैं आभासी भार। चलिए बहुत बढ़िया। होप सो कि आपको आता होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। अगर नहीं आता तो देखिए, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन एयर, अगर एयर में ऑब्जेक्ट का वेट कुछ भी है, माइनस वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन लिक्विड, इसी को क्या बोलते हैं? बायोंड फोर्स। इसी को क्या बोलते हैं जी? बायोंड फोर्स बोलते हैं। बायोंड फोर्स। तो बायोंड फोर्स इज द डिफरेंस ऑफ द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन एयर एंड करस्पॉन्डिंग लिक्विड जिसमें उसको डुबोया जा रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने क्या कह रहा है? अ पैसेंजर इन मूविंग ट्रेन टॉसेस अ 5 रुपी कॉइन। एक पैसेंजर है जो ट्रेन में मूव कर रहा है, वो अपने 5 रुपए के सिक्के को उछाला। इफ द कॉइन फॉल्स बिहाइंड हिम, अगर कॉइन उसके पीछे गिर गया, देन द ट्रेन मस्ट बी मूविंग विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, डिक्लेरेशन, स्पीड, मोर देन वन ऑफ द अबव,
नन ऑफ द अबव। बताइए। क्वेश्चन बहुत आसान है। अगर पैसेंजर ट्रेन में एक सिक्का ऐसे उछालता है, ऐसे सिक्का उछालता है, और सिक्का जब उछालता है तो सिक्का पीछे गिर गया, तो ट्रेन कैसे मूव कर रही है? यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रही है, यूनिफॉर्म एक्सलेशन के साथ मूव कर रही है, यूनिफॉर्म डिक्लेरेशन के साथ मूव कर रही है, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। बताइए। बताओ भाई। 7 का ए, देखो प्रीति गंगवार जी का आंसर सबसे पहले आया है, और सबसे बेहतर सबसे करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, एब्सोल्युटली करेक्ट। अगर वो ट्रेन यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव करती, तो अगर कोई पैसेंजर कॉइन उछालता तो कॉइन उसके हाथ में गिरता। क्लियर है क्या? कॉइन उछाला और कॉइन पीछे गिर गया, इसका मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है। कॉइन उछालता और कॉइन अगर आगे की तरफ गिर जाता, मतलब यूनिफॉर्म डिक्लेरेशन के साथ ट्रेन मूव कर रही है। तो ये सब चीजें हो सकता हो आपको अच्छी तरह से आता है, मैंने आपको बताया है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एन एथलीट डिवाइंग ऑफ अ हाई स्प्रिंग बोर्ड कैन परफॉर्म अ वेराइटीज ऑफ एक्सरसाइज इन देयर एयर in the air before entering the water. Which of the following parameters will remain constant during the fall? The athlete linear momentum, the athlete's angular moment of inertia, the athlete's angular momentum, more than one of the above, none of the above। बताइए। ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं। अरे बताइए, कितना आसान है। एथलीट डिवाइंग ऑफ हाई स्प्रिंग बोर्ड कैन परफॉर्म अ वैराइटीज ऑफ एक्सरसाइज इन एयर बिफोर एंटरिंग द वाटर। अरे आपको पता है ना, जब जंप मारते हुए अपनी बॉडी को सिकोड़ लेते हैं, एथलीट्स अपनी बॉडी को सिकोड़ के रोल करते हुए जाते हैं। आपने देखा ही होगा ये। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा क्यों करते हैं? क्या वजह ऐसा करने की? बताइए। अरे एंगुलर मोमेंटम का नाम सुना है क्या? एंगुलर मोमेंटम बराबर जे इज इक्वल टू आई ओमेगा। आई को बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जब वो अपनी बॉडी को सुकोड़ लेता है ना, तो इसके लिए ये क्या हो जाता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज हो जाता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के डिक्रीज होने से एंगुलर स्पीड बढ़ जाती है, और इनका प्रोडक्ट इस तरह से होता है कि एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। कैसा होता है? एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। याद रखिएगा। क्यों एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट होता है? क्योंकि एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है ना सिस्टम पे। एक्सटर्नल टॉर्क कितना है? जीरो। अगर सिस्टम पे एक्सटर्नल टॉर्क जीरो होता है तो एंगुलर मोमेंटम जीरो होता है, मतलब कांस्टेंट होता है, सॉरी। और सिस्टम पे अगर एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो होता है तो लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट होता है। तो देखो, जब कोई एथलीट अपने बॉडी को रोल कर लेता है पानी में एंटर, मतलब वाटर में एंटर करने के लिए, तो उस पर कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है। और जब एक्सटर्नल टॉर्क लगेगा मतलब जे कांस्टेंट, और जे कांस्टेंट होगा, उसने अपनी बॉडी को रोल क्यों कर दिया? क्योंकि उसने अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस को कम कर दिया। जैसे डिस्टेंस कम होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा तो एंगुलर स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है जी, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। गुंजा भट्ट का आंसर सबसे बेहतर है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। चलिए गुड। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, एथलीट एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, आसान है। Which one of the following is an artificial ecosystem? अरे ये कौन सा क्वेश्चन आ गया? Which one of the following is an artificial ecosystem? अरे भैया, ये लगता है ये बायो का क्वेश्चन आ गया। खैर माफ करिए, हटा देते हैं इसको। इफ द रेसिस्टर फॉलोज ओम्स लॉ, अगर कोई रेसिस्टर ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है, व्हाट इज इट कॉल्ड? इसको हम क्या कहेंगे? लीनियर रेसिस्टर, पैरासिटिक रेसिस्टर, नॉन लीनियर रेसिस्टर, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। अगर कोई रेसिस्टर ओम्स लॉ को फॉलो करता है तो इसे हम क्या कहते हैं? बताइए।
बताइए भैया, फटाफट बताइए। अरे इसे क्या बोलते हैं? बहुत बढ़िया, वेरी गुड प्रीतिका जी, प्रीति गंगवार का आंसर आ गया 10th का ए, लीनियर रेसिस्टर, एब्सोल्युटली करेक्ट। अच्छा बताओ, पैरासिटिक रेसिस्टर का एग्जांपल क्या है? व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ पैरासिटिक रेसिस्टर? पैरासिटिक रेसिस्टर ऐसे होते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते, जैसे डायोड, ट्रायोड, ट्रांजिस्टर, डायोड, ट्रायोड, ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर। अच्छा मुझे बताइए, व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ नॉन लीनियर रेसिस्टर? नॉन लीनियर रेसिस्टर का एग्जांपल क्या होता है? बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। नॉन लीनियर रेसिस्टर का एग्जांपल क्या होता है? बताइए, व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ नॉन लीनियर रेसिस्टर? बताइए भाई फटाफट से। थ्रिस्टर। क्या होता है? थ्रिस्टर। अब ये थ्रिस्टर क्या है? थ्रिस्टर एक ऐसा मटेरियल है जिसके अक्रॉस हम पोटेंशियल डिफरेंस को अगर हम अप्लाई करेंगे, उसके अकॉर्डिंग करंट नहीं बढ़ता। मतलब ये कहता है कि भाई ओम्स लॉ क्या कहता है? V इज प्रोपोर्शनल टू I कहता है ना, बट ये इसको फॉलो नहीं करता। डू नॉट फॉलो, डोंट फॉलो, ये इसको फॉलो नहीं करता। ये कहता है कि अगर हम किसी भी इस थर्स्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाते हैं ना, तो करंट नहीं बढ़ता। जब बहुत बढ़ाएंगे तब करंट थोड़ा सा बढ़ेगा, जब वोल्टेज को थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो करंट बहुत बढ़ जाएगा। मतलब ये लीनियरली वेरिएबल नहीं है। मतलब अकॉर्डिंग टू दिस थ्रिस्टर, दिस वोल्टेज डू नॉट डिपेंड्स ऑन करंट लीनियरली। बट ओमिक कंडक्टर्स जो होते हैं, जैसे जिन्हें हम लीनियर रेसिस्टर्स बोलते हैं, वो वोल्टेज और करंट एक दूसरे की लीनियर प्रोपोर्शन होते हैं। ये किसके प्रोपोर्शन होते हैं? वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू आई। ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ग्राफ व्राफ आपने देखा होगा, अच्छी तरह से ग्राफ बनाया होगा, वी और आई के बीच में एक स्ट्रेट ग्राफ बन जाता है ना। और इनके ट्रायोड ट्रायोड के बीच में ग्राफ आपने देखा होगा, पैरासिटिक ग्राफ ऐसे बन जाता है। होप्सो कि आपको पता ही होगा ये। शिवम तिवारी जी हेलो, चलिए बहुत बेहतर। नाउ नेक्स्ट, कैलकुलेट एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन ऑफ रेडिएशन हुज फ्रीक्वेंसी इज 5 × 10⁻14 हर्ट्ज। हमें 1 मोल ऑफ फोटोन ऑफ रेडिएशन की एनर्जी को कैलकुलेट करना है, जिसकी फ्रीक्वेंसी आपके सामने दी गई है 5 × 10⁻14 हर्ट्ज। अब एनर्जी ऑफ फोटोन आपको पता है, एनर्जी ऑफ फोटोन बराबर होता है h न्यू, और h को बोलते हैं प्लांक कांस्टेंट, न्यू होता है फ्रीक्वेंसी। बताइए फटाफट से, बताइए। बताओ भैया फटाफट से बताओ। अरे एनर्जी निकाल सकते हैं क्या? प्लांक कांस्टेंट कितना होता है? 6.632 इंटू 10⁻34 इंटू फ्रीक्वेंसी कितना है आपके पास? 5 × 10⁻14 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है। अरे क्या इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते हम लोग जूल सेकंड में? फटाफट से निकाल के बताइए कितना हो जाएगा। तो इसको आप ले लीजिए 6 पॉइंट, कितना ले ले? 6.5 ले लेंगे इसको, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले लो। 6.6 इंटू 5 इंटू 10⁻34 एंड 14 कितना हो गया? 10⁻−20। बोलो है कि नहीं जूल सेकंड? ये तो एनर्जी निकली है एक फोटोन की। कितने फोटोन की निकली है? एक फोटोन की एनर्जी है। दिस इज द एनर्जी ऑफ 1 फोटोन। यहां पूछा गया है 1 मोल ऑफ फोटोन। 1 मोल में कितने फोटॉन्स होते हैं? 1 मोल में होते हैं 6.06 इंटू 10⁻31 ऐसे कुछ होते हैं ना। 6.032 होता है क्या? 6.032 इंटू 10⁻32 फोटॉन्स। 11 का ए 23 होते हैं, 32 नहीं 23 होते हैं, 23। ठीक है, तो ये 1 मोल में इतने फोटॉन्स हैं।
एक फोटोन की एनर्जी आपने निकाली है, तो इतने फोटॉन्स की एनर्जी निकाल लो। तो एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन, 1 मोल ऑफ फोटोन की एनर्जी कैसे निकालेंगे? एक एक फोटोन की एनर्जी 6.6, अरे इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसको मल्टीप्लाई करके देखो कितना आ जाएगा। 6 मुझे 30 का 0 हासिल है, 3 6 मुझे 30 33 33 33 33 इंटू 10⁻⁻20 इंटू 6 इंटू 10⁻23। इसको अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले लेना। 6×18 कर से 6×18 198 हो गया, इंटू 10⁻, हो जाएगा 10⁻23 हो जाएगा। 198 इंटू 10⁻23 अप्रोक्सीमेट वैल्यू है 198। देखो ये देखो, अरे 23 कहां से आ गया? 10⁻3 होगा ना, 3। अब इसको हम क्या लिखेंगे? जूल। अब 10⁻3 हटा के किलो जूल लिख सकते हैं। तो 198 के अप्रोक्स में आ रहा है, तो ऑप्शन ए ही होगा। अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालेंगे। हाँ हाँ, 6.023 इंटू 10⁻23, हाँ 6.02332 कुछ भी ले लो, अप्रोक्सीमेशन ही यूज करेंगे यहाँ पे। 6.022 इंटू 10⁻23 फोटॉन्स हो गया। नाउ नेक्स्ट देखो क्वेश्चन ये वाला कैसे करेंगे। देखिए, देयर आर 2 स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट हैं। स्टेटमेंट 1, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स। ठीक है जी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है, या रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स के बराबर होता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? ए ओनली, बी ओनली, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। बताइए, ये तो कर लेंगे आप लोग। ये तो कर लेंगे ना आप लोग, ये तो आसान है ना? न्यूटन सेकंड इक्वेशन से आपको पता है ना, एफ एक्सटर्नल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीपी अपॉन dt। मतलब बाह्य बल रेट ऑफ चेंज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसी से तो आपने एक फॉर्मूला इंपॉर्टेंट निकाला था। तो ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो बहुत आसान क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन 13 देखिए क्या कह रहा है। इफ द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट, किसी भी सैटेलाइट की ऑर्बिटल वेलोसिटी आपको दे रहा है रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, अर्थ के चारों तरफ 7 किलोमीटर प्रति सेकंड। आपसे पूछ रहा है बताइए इसकी एस्केप्ड वेलोसिटी क्या होगी? व्हाट विल बी इट्स एस्केप्ड वेलोसिटी? ऑप्शन आपके सामने है। 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, 8 किलोमीटर पर सेकंड, 9.9 किलोमीटर पर सेकंड, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। बताइए। ठीक है जी। ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ इज 7 किलोमीटर पर सेकंड, देन इट्स एस्केप्ड वेलोसिटी विल बी। तो एस्केप्ड वेलोसिटी में और ऑर्बिटल वेलोसिटी में एक रिलेशन याद रखिएगा। एस्केप्ड वेलोसिटी बराबर होता है √2 ऑर्बिटल वेलोसिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, हर जगह काम आएगा आपको। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी में √2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा? एस्केप्ड वेलोसिटी मिल जाएगी। और √2 की वैल्यू कितनी होती है? 1.44, याद रखिएगा। 1.44 से मल्टीप्लाई करिए। बताइए, मल्टीप्लाई करके देखिए कितना आएगा। बताइए कितना आएगा? एस्केप्ड वेलोसिटी 1.4132 ऐसे ही कुछ होता है, और v नॉट की वैल्यू है 7। सिंप्लीफाई करेंगे अप्रोक्स 9.9 के पास ही जाएगी ये वैल्यू। तो इसकी एस्केप्ड वेलोसिटी कितनी होगी? 9.9 किलोमीटर पर सेकंड की एस्केप्ड वेलोसिटी होगी। अवनीश ने दिया है 13 का सी, और 13 का सी इज आप एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, 9.9। नेक्स्ट, when 1 liter of water is cooled from 4 डिग्री सेल्सियस to 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब 4 डिग्री सेल्सियस से हम इसको 0 डिग्री सेल्सियस में क्या कर रहे हैं? ठंडा कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा। आपको अगर याद हो तो मैंने आपको बताया था एनामोलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। तो कहा गया है कि अगर 1 लीटर ऑफ वाटर को अगर हम ठंडा करें 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस के बीच में, इट्स वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम होगा फर्स्ट डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस, रिमेन द सेम, इंक्रीजेस, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। बड़ा आसान क्वेश्चन है। देखिए, अगर आप
किसी भी वाटर के वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर के बीच में अगर रिलेशन बनाएंगे तो आपको इंपॉर्टेंट रिलेशन ये पता है, ये ग्राफ जाता है क्या, ये जो पॉइंट होता है मिनिमम पॉइंट, यहाँ का टेम्परेचर कितना होता है 4 डिग्री सेल्सियस। इस 4 डिग्री सेल्सियस पे इसका वॉल्यूम कितना होता है V, इसी को बोलते हैं मिनिमम वॉल्यूम। क्या होते हैं? मिनिमम वॉल्यूम बोलते हैं, याद रखिएगा। इसका मतलब किसी भी लिक्विड का, किसी भी वाटर का जो वॉल्यूम होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पे मिनिमम होता है, और 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर बढ़ता है, 4 डिग्री सेल्सियस के नीचे भी क्या होता है? बढ़ता है, याद रखिएगा। तो अगर हम टेम्परेचर को 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस लेकर आएंगे तो इसका वॉल्यूम कहां जाएगा? देखो धीरे धीरे इंक्रीज होगा। क्या समझ में आ रही है बात? तो वॉल्यूम क्या करेगा बच्चे? इंक्रीज करेगा। ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। दिस इज बेस्ड ऑन द एनामोलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। इसी को बोलते हैं एनामोलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। वाटर का एनामोलस एक्सपेंशन। क्लियर है क्या? बताइए। एनामोलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए प्रीति जी ने आंसर ए दिया है। भाई क्यों आप लोगों ने आंसर एक दिया है? क्यों आप लोगों ने आंसर? अरे 4 डिग्री सेल्सियस पे तो वो मिनिमम वॉल्यूम पे होगा, 4 डिग्री सेल्सियस पे तो वो मिनिमम वॉल्यूम पे होगा। तो जब 4 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाएंगे तो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा ना, तो पहले घटेगा कहाँ? वो तो मिनिमम तो ऑलरेडी पहले से ही है, 4 डिग्री सेल्सियस तो मिनिमम है। तो अब जब 4 से 0 बढ़ोगे तो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा ना। चलो जी, बात समझ में आ गई। नाउ नेक्स्ट, द डिवाइस यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड। कौन सा ऐसा डिवाइस है जो आपकी मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में? बताइए कौन सा डिवाइस है? मोटर नाम याद आ रहा है? इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर का दूसरा नाम क्या है? ट्रांसफॉर्मर। इलेक्ट्रिक मोटर का दूसरा नाम क्या है? ट्रांसफॉर्मर। तो ये कौन सा डिवाइस है? डायनमो। एक्सप्लेन तो कर चुके हैं भैया शिवम तिवारी जी। इस टॉपिक को मैंने पब्लिक क्लास में कम से कम 2 बार एक्सप्लेन किया है। 2 बार मैंने एक्सप्लेन किया। जब मैंने आपको हीटिंग इफेक्ट पढ़ाया था और जब मैंने आपको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ाई थी पब्लिक क्लास में, तो दोनों जगह मैंने आपको एनामोलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर को एक्सप्लेन किया था। इसके बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल्स भी बताए थे और इसका रियल एप्लीकेशन भी बताया था। अब देखिए बार बार एक्सप्लेन नहीं करेंगे, ठीक है? आप उसको मेरी जो पब्लिक क्लास है उसको आप देख लीजिएगा। डायनमो 15 का बी। चलिए बहुत बढ़िया, 15 का बी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर हियरिंग डिस्टेंस इको एंड मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द ऑब्स्टेकल फ्रॉम द सोर्स ऑफ साउंड मस्ट बी। अभी बताया था मैंने। इकोलेशन के लिए, अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए, अपनी रिफ्लेक्टेड साउंड को सुनने के लिए, अपनी रिफ्लेक्टेड साउंड को सुनने के लिए ऑब्जर्वर मतलब जो सोर्स ऑफ साउंड है और रिफ्लेक्टेड सरफेस के बीच में मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए? 17.2। कितना होना चाहिए? 17.2 मीटर। ये तो आप लोग कर ले जाएंगे, ये तो आसान है ना। बहुत बढ़िया, 16 का भी एब्सोल्युटली करेक्ट। वैभव यादव जी का भी आंसर। अरे 17.2 परफेक्ट आंसर, परफेक्ट आंसर, परफेक्ट आंसर, सबका आंसर बढ़िया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये है आसान, बहुत आसान क्वेश्चन है। कैलकुलेट द प्रेशर इन पास्कल। पास्कल में प्रेशर को कैलकुलेट करना है। इफ अ थ्रस्ट ऑफ 1000 न्यूटन इज अप्लाइड टू एन एरिया ऑफ 5 मीटर स्क्वायर। अगर इतना न्यूटन का थ्रस्ट किसी एरिया पे लगा रहे हैं तो कितना प्रेशर जनरेट होगा? ये तो पूरा डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूले पे क्वेश्चन है। प्रेशर एक्सल्टेड बराबर थ्रस्ट अप्लाइड डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ एरिया। कितना थ्रस्ट लग रहा है? 1000 न्यूटन का थ्रस्ट लगाया जा रहा है। कितने एरिया पे लगाया जा रहा है? 5 मीटर स्क्वायर पे लगाया जा रहा है। तो कौन सी बहुत बड़ी बात है? फटाफट से बता दो कितना हो जाएगा? 200 पास्कल। और इसका दूसरा यूनिट क्या है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।
याद रखिएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज अनदर यूनिट। तो कितना हो गया भैया 200 पास्कल। कितना आंसर, कितना इजी है, ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट, बहुत बढ़िया। 17 का ए, ठीक है। वैभव यादव जी का भी आंसर ठीक आया है। अवनीश शाक्य जी का भी आंसर ठीक है, प्रीति का आंसर ठीक है, गुंजा का आंसर ठीक है, वैभव का आंसर ठीक है। चलो भाई बहुत बढ़िया, सबका आंसर ठीक है। नेक्स्ट, इफ थ्री रेसिस्टर ऑफ इक्वल रेसिस्टेंस, अगर तीन रेसिस्टर जिसके रेसिस्टेंस बराबर है, इज इन पैरेलल, अगर इनको पैरेलल में जोड़ दिया जाए, एंड दिस कॉम्बिनेशन इज इन सीरीज विद अनदर रेसिस्टेंस आर, देन इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस अक्रॉस द सर्किट विल बी। बहुत आसान क्वेश्चन है। तीन रेसिस्टेंस है जिसको हमने ऑलरेडी किस में जोड़ा हुआ है, पैरेलल में जोड़ा हुआ है, इसको आप पैरेलल में जोड़ दो, और उसके बाद हम इनके कॉम्बिनेशन को किसी रेसिस्टेंस से जोड़ देते हैं, आर से। तो ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है। अब इनके इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस पूछ रहा है भाई। आर 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 को जब आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा बताइए, आर बाई थ्री कितना हो जाएगा, आर बाई थ्री। तो इनका कॉम्बिनेशन तो आप जानते ही हैं, इनका कॉम्बिनेशन कितना हो जाएगा, इनका कॉम्बिनेशन हो जाएगा आर बाय थ्री, और ये है आर, ये दोनों हो गए सीरीज में। तो आर बाई थ्री प्लस आर कितना हो गया, 4r/3। कितना हो जाएगा, 4r/3। अरे आता है ना, कर लोगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, बहुत आसान है ये। सीरीज कॉम्बिनेशन, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, फिर जोड़ देना सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो 4r/3, विच ऑप्शन इज करेक्ट, 18 का ए। चलिए सबका आंसर सही है, 18 का ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19। द विविध भारती स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली ब्रॉडकास्टिंग ऑन अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1368 किलोहर्ट्ज, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिटेड बाय द ट्रांसमीटर। बताइए, एक विविध भारती स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली ब्रॉडकास्ट ऑन अ फ्रीक्वेंसी ऑफ इतने किलोहर्ट्ज, मतलब इतने किलोहर्ट्ज पे ब्रॉडकास्टिंग हो रही है। बताइए जिस जो रेडिएशन निकल रही है उसकी वेवलेंथ क्या होगी। अब रेडिएशन की स्पीड तो आपको पता है ना, स्पीड कितनी होती है, 3 × 10⁸ होती है मीटर पर सेकेंड। तो बस क्या निकालना है तुम्हें, इसका वेवलेंथ निकालना है। तो वेवलेंथ बराबर होता है c अपॉन फ्रीक्वेंसी। c आपको पता है 3 × 10⁸, और फ्रीक्वेंसी कितनी है 1368 किलोहर्ट्ज। तो 1368 × 10⁻³ लगा दो। अब सिंप्लीफाई करो भैया, आप सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। बताओ सिंप्लीफाई करके कितना आएगा। 19 का बी, बहुत तेजी से आंसर दिया है गुंजा भट्ट जी ने, बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया आंसर है, परफेक्ट आंसर इज गिवन बाय प्रीति गंगवार। चलिए 219.3 मीटर इज द राइट आंसर। सिंप्लीफाई कर लेना इसको यार, आप सिंप्लीफाई वगैरह कर लोगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, सिंप्लीफाई कर लेना तो 219.3 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 20। व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट ड्यू टू द स्ट्रेट करंट कैरिंग करंट। What are the factors affecting the strength of the magnetic field at a point due to the straight conductor carrying wire। एक straight conductor carrying wire है, इसमें करंट फ्लो कर रही है, और इसके किसी पॉइंट P पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो किस फैक्टर पे डिपेंड करती है ना, पूछ रहा है कि किस फैक्टर पे डिपेंड करती है। तो पहले बताइए कि एक करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, μ0 4 पाई I/A, ब्रैकेट में क्या होता है साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। कुछ याद आ रहा है क्या, ये फाइनाइट लेंथ है, याद रखिएगा कैसा लेंथ है, फाइनाइट लेंथ का रॉड है, इस पॉइंट पर निकालना है। कैसे निकालते थे, अरे सब कुछ बता चुके हैं हम आप लोगों को। ये डिस्टेंस ये है, ये एंगल अल्फा मान लीजिए, ये एंगल बीटा मान लीजिए। तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड मैंने आपको बताया था μ0 4 पाई I/A साइन अल्फा प्लस साइन बीटा होता है। तो किस पे डिपेंड करता है, करंट पे, ए पे, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द वायर, करंट लेंथ डिस्टेंस ऑफ द वायर, बिल्कुल सही बात है।
तो लेंथ पे भी डिपेंड कर रहा है, डिस्टेंस ऑफ द वायर पे भी डिपेंड कर रहा है, करंट डिपेंड कर रहा है, तीनों पे डिपेंड कर रहा है। बट एक स्मॉल एलिमेंट की वजह से, फॉर एन एलिमेंट, फॉर एन एलिमेंट, एक स्मॉल एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये होती है फॉर द स्मॉल एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होती है, याद रखिएगा। बायो सेवर्ट लॉ यही है, दिस इज द बायो सेवर्ट लॉ। बताइए क्लियर है क्या? होप सो की समझ में तो आ गया होगा बात यहाँ पे। तो भाई इसका मतलब ये करंट लेंथ पे, डिस्टेंस पे, सब पे डिपेंड करती है। द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट P डिपेंड्स अपॉन द करंट फ्लोइंग इन दिस वायर, द डिस्टेंस फ्रॉम द वायर, ऑल्सो द लेंथ ऑफ द एलिमेंट, ये एलिमेंट की लेंथ पे डिपेंड करती है, कितने वायर की लेंथ का एलिमेंट है। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट। विच ऑफ दिस स्टेट ऑफ मैटर हैज द मैक्सिमम डेंसिटी, इसमें से कौन सा मैटर का स्टेट है जिसकी डेंसिटी मैक्सिमम होती है, लिक्विड, सॉलिड, गैस, मोर देन वन ऑफ द अबव? नो, अरे ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये तो आप लोग फटाक से बता देंगे, इसमें क्या दिक्कत है, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। विच ऑफ दिस स्टेट ऑफ मैटर हैज मैक्सिमम डेंसिटी, बताइए। अरे लिक्विड, अवनीश शाह जी आप लिक्विड क्यों बोल रहे हैं? मैक्सिमम डेंसिटी की बात की जा रही है। अरे भैया करेक्शन करिए, क्या कर रहे हैं आप लोग अपने साथ? अरे मैक्सिमम डेंसिटी की बात कर रहे हैं ना, सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा होती है ना, सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी होती है, डेंसिटी सॉलिड की होती है, उससे कम किसकी होती है, लिक्विड की होती है, उससे कम डेंसिटी किसकी होती है, एयर की होती है। तो सबसे डेंसिटी किसकी होती है, सॉलिड की, उससे कम लिक्विड की, उससे कम एयर की होती है। ठीक है, तो यहां तक आप याद रखिएगा। चलिए इसके बाद देखिए क्वेश्चन एक ये वाला, what is the intensity of gravitational field at the center of the spherical shell of mass m and radius r? एक spherical shell है, spherical shell है और पूछ रहा है बताइए what is the intensity of the gravitational field at the center of the spherical shell? एक spherical shell के सेंटर पे gravitational field की इंटेंसिटी कितनी होगी, बताइए। बहुत आसान क्वेश्चन है, मैंने बताया आप लोगों को, जीरो। कितनी होती है, जीरो होती है। मैंने सारा डेरिवेशन आपको करके बताया है कि सेंटर पे क्या होगी, सरफेस पे क्या होगी, बाहर क्या होगी, पोटेंशियल बाहर कितना होगा, सरफेस पे कितना होगा, और सरफेस और सेंटर के बीच में ये क्या होगा, इक्वी पोटेंशियल होगा, इक्वी पोटेंशियल होगा, याद रखिएगा। क्योंकि यहां से यहां तक बीच में पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल, पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। सरफेस से लेकर सेंटर के बीच में पोटेंशियल रिमेन्स कांस्टेंट, इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, जीरो। क्लियर है क्या? चलिए बहुत बढ़िया, 22 का सी, 22 का सी, ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो हम यहाँ पे आज की क्लास को समाप्त करते हैं। बाकी के देखिए क्वेश्चंस नहीं हो पाए, उसको हम किसी और दिन और करवा देंगे, कोई समस्या वाली बात नहीं है। चलिए तो यहाँ पे हम आज की क्लास को समाप्त करते हैं। होप सो कि आपने एंजॉय किया होगा और देखा होगा क्वेश्चन के अच्छा पैटर्न था, अच्छा लेवल था। ये सिर्फ टीजीटी साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए है, पीजीटी वालों को करने की जरूरत नहीं है, पीजीटी वाले तो आराम से कर लेंगे। ये टीजीटी साइंस वालों के लिए, और होप सो कि आपको समझ में आया होगा। हमारा अब लगातार 5 दिन का इस तरह से प्रैक्टिस सेट होगा, जिसमें हम बेसिकली किसके बारे में बात करेंगे, प्रैक्टिस सेट और टीजीटी साइंस के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम आज की क्लास को समाप्त करते हैं। तैयारी करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।